स्वागत है आप सभी का। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, व्याकरण के भागों का पहला भाग। यानी इसके पहले हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं, ऐसे तो पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी पढ़ाई पढ़ते क्यों हैं, यानी ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए। तो उसी तरह बताया है कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, लिपि, ध्वनि और भाषा। आज हम वर्ण विचार, व्याकरण के 5 भागों में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो व्याकरण के 5 भागों में पहला भाग है वर्ण विचार, यानी वर्णों पर, अक्षरों का विचार, जिसमें अक्षर के वर्णों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वर्ण क्या है, उसके बंटवारे कैसे होते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए देखते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। अब है कि वर्णों का समूह जो बनता है, इन अनेक वर्ण जब मिलते हैं तो वर्णमाला, ठीक है। अनेक वर्णों का समूह जो बनता है तो वर्णमाला। जैसे फूलों की माला, अनेक फूल मिलकर बनते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोनों परिभाषा एक बार देख लीजिए। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद हो गया होगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला में सबसे पहला हम पढ़ते हैं जिसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णमाला को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले स्वर वर्ण, स्वर वर्णों को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व नाम से ही स्पष्ट है कि ह्रस्व है कम, जिस पे जोड़ कम दिया जाता है। दीर्घ यानी ज़्यादा, बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। तो ह्रस्व स्वर तो जो एक मात्रा का होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उच्चारण में, वो ह्रस्व स्वर है। और जिससे एक मात्रा से ज़्यादा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, वो दीर्घ स्वर है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर है, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों कौन है? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, नीचे आपका है औ तक 11 स्वर वर्णों की संख्या कितनी हुई? 11, ठीक है। तो अब इसमें ह्रस्व कौन है? जैसे अ क्या है? ह्रस्व अ, और आ क्या है? आ, दीर्घ, 2 मात्रा का समय लगा, आ। ई, छोटी जो होती है उसको ई, लेकिन इसको जो बड़ी ई, 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर है। इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ स्वर में दोनों मिलाकर ये होते हैं 11। अब आते हैं, इसमें एक और आपको स्वर होता है जो बड़े वर्गों में बताया जाता है। संस्कृत व्याकरण में उसको पढ़ना होता है, और हिंदी व्याकरण में भी ऊंचे के क्लासों में इसको बताया जाता है। प्लुत, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। जैसे अगर एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में तो ह्रस्व स्वर है, अगर 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर है, लेकिन 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगे, अगर 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है तो क्या है? प्लुत। संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। आप संस्कृत में कभी कभी जब पढ़ते होइएगा तो देखे होइएगा ऐसे लिखा रहता है, इसे ये रा है, ठीक है, राम सीधा है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं ऐसे। तो ये अ की मात्रा है, वही प्लुत है, उसे ही प्लुत कहते हैं, जो प्लुत है। 2 मात्रा से ज़्यादा का समय। संस्कृत में
इस प्लुत का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ऊंचे क्लासों में, ऊंचे वर्गों में प्लुत पढ़ना है। अभी आपको ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन नाम से स्पष्ट जानिए 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। 1 मात्रा का समय लगे उच्चारण में तो ह्रस्व, 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में तो वो दीर्घ, और 2 से ज़्यादा मात्रा का अगर समय लगता है उच्चारण करने में तो वो प्लुत। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की परिभाषा आपको बताते हैं, पहले उसकी परिभाषा हमने बताएं। तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है उससे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ बोलने में अ के अलावा और कोई स्वर नहीं, आ बोलने में आ के अलावा कोई नहीं लग रहा है, तो ये बिना दूसरे किसी की सहायता से बोला जाता है ह्रस्व स्वर वर्ण। स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, इसमें किसकी सहायता नहीं ली जाती। लेकिन अब व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन का मतलब खाना नहीं, जैसे कहा जाता है कि तरह तरह का व्यंजन रखा हुआ है, खाना, पुलाव, पुआ, पकौड़ी, सब्जियां, तरह तरह का, उसको भी व्यंजन कहते हैं। तरह तरह का व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में सारे होते, मिठाइयाँ होती हैं, खट्टे मीठे सब। खट्टे का नाम लेते मुँह में पानी आता है। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है, उससे ज़्यादा खटाई वाला नाम अगर याद आ जाए तो क्या होता है, मुंह में लार आने लगते हैं, तो बोलने में दिक्कत होती है कभी कभी। तो ये हो गया आपका व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या हुआ, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से करते हो क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में सबसे पहला विभाग होता है स्पर्श व्यंजन, जो 25 होते हैं, कवर्ग से पवर्ग तक। कवर्ग क्या है, क, ख, ग, घ, अंग, इसको कहते हैं कवर्ग। इस 5 को क्या कहते हैं, कवर्ग। जो च से यहाँ है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप जो पढ़ते हैं क, ख, ग, च, इसको वर्ग कहते हैं। तो 5 होते हैं। तो कवर्ग से पवर्ग तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो 25 हो गया। 25 वर्ण ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में उच्चारण स्थानों का मात्र स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसके उच्चारण में उच्चारण स्थानों का केवल स्पर्श होता है वो स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन, जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ से किसी विशेष उच्चारण स्थान का प्रयोग नहीं होता, कहीं जो है सटता नहीं है जीभ, या र विशेष कहीं दबाव नहीं बनता, तो आपका है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन 4। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। इसमें जो तेज गति से हवा जो है बाहर निकलती है बोलते समय, ठीक है, जिससे यह है तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। आप लोग कभी कभी पढ़ाया जाता है तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो सरकारी में ही हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसमें यही पढ़ाया जाता था या, र, ल, व, तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, छात्रा, ज्ञा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या है, यह है तालाब्य स, जिसका उच्चारण तालु से करते हैं, मूर्धन्य स, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, दंत स, जिसका उच्चारण दांत से होता है, और ह। ये 4 जो है क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन आपका अंतस्थ में जो होता है कहीं विशेष जो है जीभ का लगाव, विशेष उच्चारण स्थानों का प्रयोग नहीं होता है। और उष्म व्यंजन में, ये उष्म व्यंजन में तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसमें क्या होता है, ह आकार की ध्वनि, ये हवा का तेज रफ्तार आपके मुंह से बाहर निकलता है उच्चारण करने के लिए, ठीक है। सा, ख, सा, ये इसका ख भी बोलते हैं, संस्कृत में इसको खष्ट लिखते हैं, षष्ठ पढ़ते हैं खष्ट, इसको ख भी उच्चारण किया जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन, मिला हुआ व्यंजन। अनेक व्यंजन से मिल जाता है, अनेक व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त मिला हुआ व्यंजन। जैसे छ, क और स को मिलाते हैं तो छ बनता है, त र मिलाते हैं तो त्र बनता है, तो ये मिला हुआ व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और सरा, स और स्रा, तो 4 होते हैं मिला हुआ व्यंजन। अब है अयोगवाह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को अगर
मैट्रिक का भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आयोग वहाँ किसे कहते हैं या अंग और अ क्या है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अंग और अ को आयोग वहाँ कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन, अब 2 अतिरिक्त व्यंजन आपके हैं। देखिए यहाँ आप जो पढ़ते हैं टठा डठा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप, डा ढा, आप क्या पढ़ते हैं ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। लेकिन यहाँ देखिए अंतर है, नीचे क्या है बिंदु, कि अतिरिक्त व्यंजन है। जैसे ये है सड़क, इसको पढ़ते हैं सड़क, अब ये हो गया सड़क। रा, ये क्या है अड़ा ढा, अड़ा ढा। जैसे ढाल, ढोलक, सड़क, इसमें जो है ये ड़ा लगता है, डा नहीं लगता है। डमरू में डा लगता है। तो ये अतिरिक्त हो जाते हैं ड़ा और ढा, इसलिए इसको कहता है अतिरिक्त व्यंजन है ये 2। इस तरह से आपका कुल मिलाकर 52 जो है वर्णमाला में आपके वर्ण हो गए। वर्णों की संख्या हो गई पूरे वर्णमाला में 52, 52। अब एक और है अल्प प्राण महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह आकार की ध्वनि बहुत कम झंकृत होती है, हल्की आती है, वो अल्प प्राण है। ये भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको मैट्रिक तक आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है, या कौन कौन अल्प प्राण और कौन कौन महाप्राण होते हैं। तो इसका बस सटीक सब आपका समझ लीजिए। अल्प प्राण, अल्प माने थोड़ा प्राण, जिसमें प्राण का हो, थोड़ा हो, थोड़ा सा प्राण बचा हो। प्राण का मतलब मरना जीना नहीं, प्राण श्वास, ऐसे ही श्वास से ही चलती है, श्वास का ही खेला है। श्वास जा रही है, निकल रही है, शरीर ठीक है, शरीर गई तो भरोसा है, सांस गई तो भरोसा है, सांस निकल गई और फिर जब तक अंदर ना जाए भरोसा नहीं है। इसलिए ये श्वास की गति का भरोसा मत करना, कब रुक जाए, जबे रुक जाए तबे टिकट कटा, इसलिए श्वास का खेल है। तो अल्प प्राण, थोड़ा सा प्राण जिसमें हो, अल्प प्राण, ठीक है। जिससे आपको होता है का, गा, अल्प प्राण। लेकिन महाप्राण जिसमें महा ज़्यादा ह आकार की ध्वनियाँ झंकृत होती है, खा, घा। दूसरा और चौथा, ये वर्गों में दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है, और पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। का, गा अल्प प्राण है, लेकिन खा, घा महाप्राण है, ठीक है। हर एक वर्ग में ऐसे होते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण, इस तरह से आपका होगा। अब जो है बिना, कभी कभी आता है कि बिना मात्रा वाले 10 शब्द लिखिए, आ की मात्रा वाले, तो इसमें कुछ नहीं है। बिना मात्रा वाले का मतलब जिसमें मात्रा ना लगा हो, कलम, कप, टब, ये बिना मात्रा वाला, कोई मात्रा नहीं। लेकिन आ की मात्रा से है तो काम, राम, ठीक है। लेकिन अगर छोटी की मात्रा हो तो छोटी का मतलब ह्रस्व ई, छोटी का मतलब बैक, पीछे से, कील, तिल, ठीक है। बड़ी तो बड़ी कील अगर कील, वैसे ही आपका आता है। अगर विशेषकर भूलते हैं आप उ तारकुन, जिसको छोटा उ कहते हैं, ये बड़ा उ, दीर्घ उ इसको बोलते हैं। और ए, जैसे ए से जब बनाते हैं तो जैसे केला, कुछ वर्णों को बच्चों को कहा जाता है तो समझ नहीं पाते हैं, तो वो खोजने लगते हैं कि एक, एन, ऐसे खोजने लगते। नहीं, ए का मतलब एक की मात्रा से, यानी इस ए की मात्रा से, और ए का मतलब ये दोल है, जिसको बोलते हैं हम लोग जो पढ़े थे दोले, ए की मात्रा से। जैसे ये केला हो जाएगा, ठीक है। ये बैल हो सकता है आई की मात्रा से, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे जो है बिना मात्रा का, आ की मात्रा के, एक मात्रा से शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वर्ण विचार हुआ, जिसमें वर्णों के बारे में हमने अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा अपना विचार दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।